नमस्कार प्यारे साथियों। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे YouTube चैनल पर UPSC, BPSC, UPPCS एंड झारखंड PCS यानी उत्तर भारत के सभी राज्य के PCS एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, जैसे MP PCS और छत्तीसगढ़ PCS। ये सारे एग्ज़ाम जो है कराई जाएगी और साथ में हमारे उत्तर भारत के जो सभ्यता, संस्कृति, कल्चर व्यवस्था, ऑल इंडिया कल्चर व्यवस्था, ऑल इंडिया सभ्यता और संस्कृति के बारे में, या फिर वर्ल्ड में कितने संस्कृति है और वर्ल्ड में उपस्थित सारे संस्कृति का अध्ययन विथ साइंटिफिक अध्ययन, ये सारे चीज़ आपको मुख्य रूप से हमारे YouTube चैनल एंड ऑफलाइन बैच में उपलब्ध कराई जाएगी। और मुख्य रूप से फोकस रहेगा कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे लॉ ऑफ हिंदुत्व यानी मनुस्मृति के बारे में। और मनुस्मृति को हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे कि आखिर इसमें क्या दिया गया है, जिससे लोगों के हानि एवं फायदे की बात होगा। तो चलते हैं हम लोग फिर अगले स्टेप में। 29 को 1000, 30 को 31 को 4000 कमा लिया है। फिर आज 1 तारीख है। आज जो होगा कंटिन्यू होगा। टोटल लगभग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन। तो 16 7 6 7 42 के 2 हासिल 4 7 7 4 11,000 200 11,100। ठीक। कम मिले है ना। नमस्कार प्यारे साथियों। तो कुछ मैंने इधर करी साइड में हिसाब करने लगा, जिसके कारण आप लोगों को क्या है कि डिस्टर्ब हुई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यह कार्य के भयो अर्थमेव गृहीयुवाः पाप चेत सह तेषां स्वर्गस्वमादाय राजा कुर्यातः प्रवासनं राजकर्मसु
इक्तानाः स्त्रीणां प्रेष्यः जन्यस्य च प्रत्ययः कल्पयेदः कृतिः स्नानं कर्मानुरूपतः पनोदेयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेदतं पाषाणमासिकतस्ता अच्छादो ध्यानद्रोणस्तो मासिक। और जो भ्रष्ट पापी पुरुष रिश्वत आदि लिया करते हैं, उनका सब कुछ छीन कर राजा को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। राजा के कार्य में नियुक्त स्त्री और पुरुषों को उनके कर्म के अनुसार पदवी तथा वृत्ति सदा नियत करनी चाहिए। निकृष्ट नौकर को एक फन देना चाहिए और 6 महीने में 2 कपड़े और 1 महीने में द्रोण भरकर अन्न देना चाहिए। उत्तम कार्यकाल को 6 गुना अन्न देना चाहिए। मध्यम नौकर को मध्यम श्रेणी के सब पदार्थ दे। बेचना, खरीदना, रास्ते का खर्च, रक्षा का खर्च और उनके निर्वाह को देखकर राजा को व्यापारियों से कर लेना चाहिए। उद्यमियों को और राज्य को जिससे फायदा पहुँचे ऐसा विचार कर लगाना उचित है। जैसे जौक, बछड़ा और भौरा धीरे धीरे अपनी खुराक को खींचते हैं, वैसे राजा भी राष्ट्र से थोड़ा थोड़ा सालाना कर लेना चाहिए। पशु और सोने के लाभ का 50वां भाग, अन्नों के लाभ से 6ठा, 8वां या 12वां भाग कर लेना चाहिए। वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषध, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, चमड़ा, कांस, मिट्टी, पत्थर के पात्र, इन सब के लाभ में से 6ठा भाग कर लेना चाहिए। राजा धन की कमी से दुखी भी हो तो भी क्षत्रिय ब्राह्मण से कर नहीं लेना चाहिए और उसके राज्य में रहता हुआ श्रोत्रिय ब्राह्मण भूख से भी नहीं मरना चाहिए। जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण क्षुधा से पीड़ित होता है, उस राजा का राज्य थोड़े ही दिनों में उसकी भूख से नष्ट हो जाता है। राजा को इस श्रोत्रिय के वेदाध्ययन और सदाचार को जानकर कोई धर्म विषय की जीविका बांध देनी चाहिए और पिता जैसे पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राजा से रक्षित श्रोत्रिय के धर्म पालन से राजा का आयु, बल, द्रव्य और राज्य बढ़ता है। अपने राज्य में व्यापार वालों से भी कुछ सालाना कर दिलाना चाहिए। लोहार, ब्रज आदि और दासों से महीने में एक दिन बेगार में काम कराना चाहिए। प्रजा के स्नेह से अपना कर नहीं लेना, अपना मूल्यच्छेद करना है और लोभ से ज़्यादा कर लेना प्रजा को पीड़ित करना है। इसलिए राजा ऐसा काम कभी न करे जिसमें राज्य और प्रजा दोनों को कष्ट उठाना पड़े। राजा को कभी तीखा और कभी सीधा स्वभाव रखने से सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। राजा स्वयं राज्य के कार्यों को और दूसरे के कामों को देखने में किसी कारण से असमर्थ हो तो चतुर, धर्मात्मा, कुलीन प्रधान मंत्री को अपने न्यायासन पर
काम देखने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। अपने सब कर्तव्य को इस तरह पूरा करके प्रमाद रहित और कार्यपरायण होकर अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा और उसके कर्मचारियों के देखते हुए यदि चोर लुटेरे प्रजा को लूट पाट से दुखी रखे तो वह राजा मेरा सा है, जीवित नहीं है। प्रजा की रक्षा तथा पालन करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, इसलिए अपने धर्म ही से प्रजा की रक्षा कर फल भोग करना उचित है। राजा को ब्रह्म मुहूर्त में ठक्कर सोच से निपट कर एकाग्रचित होकर अग्निहोत्र और ब्राह्मण सत्कार करके राजसभा में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ दर्शकों को प्रीतिपूर्वक पहले विदा करके फिर मंत्रियों के साथ राजकाज का विचार करना चाहिए। पर्वत पर या महल में जाकर एकांत में या वृक्ष रहित वन में जहाँ भेद लेने वाले दूत न पहुँच सके वहाँ मंत्रणा करनी चाहिए। जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग मिले रहने पर भी नहीं जान सकते, वह धन संपत्ति के न होते भी संपूर्ण पृथ्वी को भोगता है। मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, तोता, मैना आदि पक्षी, बूढ़े, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और अंगहीनों को सलाह के समय हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रायः यह लोग गुप्त बातों को प्रकट कर दिया करते हैं। बूढ़े, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और अंगहीनों को सलाह के समय हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रायः यह लोग गुप्त बातों को प्रकट कर दिया करते हैं। इसी प्रकार तोता, मैना और स्त्रियां प्रायः गुप्त संपत्ति को प्रकाशित कर देती है, इसलिए इन लोगों को अपमानित न करके धीरे से हटा देना चाहिए। दोपहर या आधी रात को विश्राम करके मंत्रियों के साथ या अकेला ही धर्म अर्थ काम का विचार करे। यदि धर्म अर्थ काम का परस्पर विरोध हो तो उनको मिटाकर अर्थोपार्जन, कन्यादान, पुत्रों को रक्षा और शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। परम राज्य में दूत भेजना, अन्य कर्मों या कार्यों का अंतपुर का और प्रतिनिधियों के काम का विचार करना चाहिए। 8 प्रकार के सभी काम और पक्ष वर्ग का खूब विचार करना चाहिए। मंत्री आदि की प्रीति, अप्रीति, शत्रु, मित्र, उदासीन आदि राजमंडल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने से मध्यम बल वाले राजा के बर्ताव, जीतने की इच्छा रखने वाले की चेष्टा, उदासीन और शत्रु राजा के वृत्तांत को तत्व से जानते रहना चाहिए। यह मध्यम आदि 4 प्रकृतियां मंडल का मूल मानी जाती है और जो 8 है सब मिलकर 12 होती है। मैत्री, देश, किला, धन, भंडार और दंड, यह 5 कृतियां और भी है। यह 12 की अलग अलग होती है। ये सब मिलाकर संक्षेप में 72 प्रकृतियां हुई। अपनी सीमा के पास रहने वाले और शत्रु से मेल रखने वाले राजा को शत्रु ही समझना चाहिए। शत्रु की सीमा वाले राजा को मित्र और मित्र राजा की सीमा वाले को उदासीन मानना चाहिए। इन सब को समाधि उपायों से या एक ही से अथवा सभी उपायों से अथवा पुरुषार्थ से या राजनीति ही
राजनीति ही से वश में कर लेना चाहिए। मेल लड़ाई चढ़ाई दुर्ग में रहना, अपनी सेना के 2 भाग करना और अपने से बली राजा का आश्रय लेना, इन 6 गुणों का नित्य विचार करना चाहिए। आसन, यान, संधि, विग्रह, द्वेष और आश्रय, इन गुणों को अवसर देखकर जब जैसा योग आए तब वैसा ही कर्म करना चाहिए। संधि विग्रह दो प्रकार के हैं। आसन, यान, संश्रय भी दो प्रकार के हैं। वर्तमान या भविष्य में लाभ के लिए मित्र राजा से मिलकर दूसरे के ऊपर चढ़ाई का नाम समान कर्मा संधि है। हम इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम दूसरे पर करो, ऐसी राय को असमान कर्मा संधि कहते हैं। शत्रु पर राज्य के लिए उचित या अनुचित काल में खुद लड़ाई लड़ना, एक अपने मित्र का अपकार होने से उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना, दूसरा यह 2 भांति के विग्रह होते हैं। दैव योग से बहुत आवश्यक पड़ जाने पर अकेले या मित्र से मिलकर शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना, यह 2 प्रकार की चढ़ाइयाँ कहलाती है। पूर्व जन्म के पाप से या यहीं के कुकर्मी से, धन आदि से हीन राजा को चुप मार कर बैठना, अथवा सामर्थ्य होते भी किसी मित्र के कहने से चुपचाप बैठा रहना, यह 2 आसन कहलाते हैं। कार्य सिद्धि के लिए कुछ सेना को एक जगह और कुछ सेना के साथ राजा किले में रहते, यह 2 प्रकार का द्वैध गुणज्ञ ने कहा है। शत्रुओं से पीड़ित राजा के संकट दूर करने के लिए अथवा सत्पुरुष को जानने के लिए बलवान राजा का आश्रय लेना, यह 2 प्रकार का संशय कहलाता है। जब भविष्य में अपनी उन्नति की आशा हो तब शत्रु से कुछ पीड़ित होकर भी संधि कर लेना चाहिए। राजा जब अपने राजमंडल को खूब प्रसन्न जाने और अपनी शक्ति को पूर्ण देखे तब दुश्मन के साथ युद्ध करना चाहिए। जब अपनी सेना को मन से प्रसन्न हष्ट पुष्ट समझे और शत्रु की सेना को साधारण दशा में जाने तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जब हाथी, घोड़ा आदि वाहन और सेना से छिन्न हो तब यत्नपूर्वक शांति से शत्रु को समझा कर शांत होकर रहना चाहिए, अर्थात युद्ध नहीं करना चाहिए। और जब राजा अपने शत्रु को सर्वथा बलवान जाने तब आधी सेना लड़ाई पर भेज दे और आधी अपने साथ में रख कर कार्य साधन में लग जाना चाहिए। और जब शत्रु के अधीन अपने को होता देख तब झटपट धार्मिक और बलवान राजा की शरण लेनी चाहिए, जो दुष्ट मंत्री मंडल आदि और शत्रु सेना को दबा सकता हो। उस राजा की गुरु के समान नित्य सेवा करनी चाहिए। और यदि उस आश्रय वाले राजा से धोखा दिए जाने का डर हो तो निडर होकर युद्ध ही करना चाहिए। नीति वेता राजा को सब प्रकार के ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके मित्र उदासीन और शत्रु राजा बलवान न हो सके। संपूर्ण कार्यों की वर्तमान, भूत और भविष्य स्थिति और उसके गुण दोषों का विचार कर देना चाहिए। जो राजा कार्यों के भविष्य शुभाशुभ परिणाम को जानता है, वर्तमान कार्य का शीघ्र ही निश्चय कर लेता है और बाकी कर्मों को जानता है, उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार मित्र उदासीन और वैरी राजा अपने को पीड़ा न दे सके वैसे उपायों को करता रहे, यह नीति है। और जब किसी वैरी के देश पर चढ़ाई करनी हो तो नीचे लिखी विधि से धीरे धीरे यात्रा करे। राजा अपनी सेना के बल का विचार करके अगहन या फाल्गुन के महीने में अथवा
क्षेत्र में शत्रु के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे समय में भी अगर अपनी जीत देखे तब अथवा जब शत्रु किसी विपत्ति में फंसा हो तब चढ़ाई करे। अपने नगर की रक्षा का प्रबंध करके गुप्त दूतों को भेजकर ऊंचा नीचा और सब मार्ग को साफ कराकर 6 प्रकार की सेना को ठीक करके संपूर्ण युद्ध सामग्री को साथ लेकर धीरे से शत्रु के नगर को जाना चाहिए। जो मित्र छिपकर शत्रु से मिला हो, जो पहले छुड़ाया हुआ नौकर फिर आया हो, इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह दोनों दुखदायक बैरी है। राजा को दंड व्यूह से मार्ग में चलना चाहिए अथवा शकट, वराह, मकर, सुई, गरुड़ के तुल्य आकार वाले व्यूह में जहाँ जैसा उचित समझे वैसी ही यात्रा करनी चाहिए। जिस ओर से हमला होने का भय हो उधर सेना को बढ़ाना चाहिए और खुद पद्माकार व्यूह में सदा सुरक्षित रहना चाहिए। सेनापति और सेना नायकों को सभी दिशाओं में नियुक्त करना चाहिए और जिस दिशा में भय समझे उसे पूर्व दिशा मान लेना चाहिए। कुछ सेना का हिस्सा चतुर पुरुष की अध्यक्षता में चारों ओर से नियत करना चाहिए और उनमें बाजे इत्यादि का संकेत कर लेना चाहिए, जिसमें समय समय पर सूचना मिलती रहे। योद्धा कम हो तो इकट्ठे करके युद्ध करना चाहिए, अधिक हो तो मनमानी चारों तरफ फैलाकर सुई के आकार के व्यूह से युद्ध करना चाहिए। समभूमि में रथ घोड़ों से, जल में नाव से, हाथियों से, वृक्ष आदि की झाड़ियों में बाण से और स्थल में ढाल, तलवार वगैरह से युद्ध करना चाहिए। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन आदि देशों के ऊंचे और ठिगरे मनुष्यों को सेना के आगे रखना चाहिए। व्यूह की रचना कर सेना को उत्साहित करना चाहिए और क्या क्या करने से सेना खुश अथवा नाखुश होगी, इन बातों की परीक्षा करनी चाहिए। सेना शत्रुओं का मुकाबला दिल से करती है अथवा नहीं, यह चेष्टाओं से जान लेना चाहिए। शत्रु लड़े अथवा न लड़े पर उसके देश को नष्ट करके वहाँ का अन्न, जल, चारा, ईंधन आदि उजाड़ देना चाहिए। तालाब, किला, खाइयों को तोड़ देना चाहिए। शत्रु पर हमला करके और रात में अनेक प्रकार की ध्वनियों से उसको डरा दे। उसके मंत्री आदि जो टूट सके उनको लालच देकर अपने ओर मिलाकर उनसे शत्रु की हालत जाननी चाहिए और अनुकूल समय आने पर निडर होकर युद्ध करना चाहिए। राजा को साम, दान और भेद, इन तीनों से या एक ही किसी से शत्रु को जीतने का उपाय करना चाहिए, परंतु जहाँ तक हो सके युद्ध का उद्योग नहीं करना चाहिए। युद्ध में लड़ने वालों की हार अथवा जीत कभी निश्चित नहीं होती, इसलिए जब तक संभव हो युद्ध नहीं करना चाहिए। जब उक्त 3 उपायों से शत्रु को जीतने का भरोसा न हो तभी युद्ध का उपाय पूरी तैयार से करना उचित है, जिससे वह अधीन हो जाए। युद्ध में विजय पाने पर देवता ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। विजय प्राप्त प्रजा का भूमि कर कम करना चाहिए और यह भी घोषित करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है उन्हें भी अभय दिया गया है। पराजित राजा और मंत्री का अभिप्राय जानकर उसके वंश वाले को गद्दी देकर अपनी शर्तें पक्की कर लेनी चाहिए और
उनके धर्मों को रिवाजों का आदर करना चाहिए। यत्नों से मंत्री आदि के साथ उसका सत्कार करे, अर्थात उपकार देना चाहिए। किसी की प्रिय वस्तु ले लेना अप्रिय और देना प्रिय होता है, तब ही समयानुसार लेना और देना अच्छा माना जाता है। यह सभी कर्म दैव और मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें दैव का निर्णय अशक्य है, परंतु पुरुषार्थ से कार्य किया जाता है, अर्थात मनुष्य साध्य कार्य में पुरुषार्थ प्रधान माना जाता है। अथवा राजा को मित्रता अथवा कुछ द्रव्य अथवा भूमि शत्रु से पाकर सुलह करके लौट आना चाहिए, अर्थात इन पदार्थों को देना। शत्रु मंजूर करे तो लेकर सुलह करके ले लेना चाहिए। जो विजय करते हुए राजा के पीछे दूसरा राजा दबा कर चढ़े आवे, उसको पारसीन ग्राह कहते हैं, और जो उसको इस काम से रोके उसे क्रंद कहते हैं। इन दोनों को देखकर मित्र अथवा अमित्र से यात्रा का फल ग्रहण करना चाहिए। राजा सुवर्ण और भूमि को पाकर वैसा ही बढ़ता जैसा दुर्बल भी स्थिर मित्र को पाकर बढ़ता है। धर्मकृत प्रसन्नचित वृत्त करने वाला, स्थिर कार्य का आरंभ करने वाला छोटा मित्र अच्छा होता है। बुद्धिमान, कुलीन, शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धैर्यवान शत्रु को लोग कठिन कहते हैं। सभ्यता मनुष्य की पहचान शूरता, दयालुता और उदारता, यह सच उदासीन राजा के गुण है। कल्याण करने वाली, संपूर्ण धान्यों को देने वाली और पशु वृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए बिना सोचे समझे छोड़ देना चाहिए। आपत्ति दूर करने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, और धन स्त्री से भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। बहुत से आपत्तियों को एक साथ आता देखकर बुद्धिमान राजा को साम, दान आदि उपायों को एक साथ अथवा अलग अलग काम में लाना चाहिए। उपाय करने वाले, उपाय के साधन, योग और उपाय, इन तीनों का ठीक ठीक आश्रय करके अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करना चाहिए। उक्त प्रकार से संपूर्ण राजकार्यों का मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिए। स्नान और व्यायाम करके दोपहर में भोजनार्थ अंतपुर में प्रवेश करके वहां भक्त भोजन काल को जानने वाला, शत्रु के प्रभाव में न आने वाले रसोइये के तैयार किए परीक्षित और विपत्ति मारक मंत्रों से शुद्ध भोजन को करना चाहिए। राजा के सभी खाद्य पदार्थों में विष नाशक दवा डालनी चाहिए और विनाशक रत्न राजा को सदा धारण करना चाहिए। परीक्षा की हुई वेश आभूषणों से शुद्ध एकाग्र चित स्त्रियों को पंखा, पानी, धूप, गंध से राजा की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार का प्रयत्न वाहन, शय्या, आसन, भोजन, स्नान, अनुलेपन और अलंकारों से भी करना चाहिए। भोजन करने के बाद उसी अंतपुर में स्त्रियों के साथ कुछ देर टहले, फिर यथा समय अपने राजकाज का विचार करे। फिर शस्त्र भूपनों से सजकर सवार सिपाही, घोड़ा वगैरह अस्त्र और
राजकीय आभूषणों की देखभाल करनी चाहिए। उसके अंतर साय संध्या करके एकांत में दूत और प्रतिनिधियों के समाचार और कार्यों को सुनना चाहिए। उन लोगों को विदा करके दूसरे कमरे में जाकर स्त्रियों के साथ भोजनार्थ अंतपुर को गमन करना चाहिए। वहाँ यथावत भोजन करके थोड़ा गाना बाजे इत्यादि से चित्त को प्रसन्न करके और उचित काल में शयन करना चाहिए। प्रातःकाल कुछ सवेरे उठकर फिर अपना नित्य कर्म यथावत करे। इस प्रकार से निरोग राजा को संपूर्ण राज्य कार्यों का संपादन स्वयं करना चाहिए। यदि शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो अपने अधिकारियों से सभी कर्मों को करवाना चाहिए। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।